Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioShiko. Today we will discuss about a very important topic, that is about action potential. The first we will learn what are action potential, and secondly we will learn how action potential are generated. At first let's define what are action potential. Action potential are the rapid developing changes in the resting membrane potential, and the changes which develop travel rapidly over the membrane, or we can say the electrochemical fluctuations occurring on the membrane of excitable cells. And what are excitable cells? Excitable cells are muscle cells and neuronal cells. So we can say action potential is a kind of signaling mechanism for the cells of neurons and muscle. So let's give heading action potential. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्शन पोटेंशियल होता क्या है. सपोज समवन टच मी हेयर, suppose someone touch me here and I feel the touch. It means that the person who touches me here gives a mechanical stimuli, and that mechanical stimuli generate a action potential which travels all over the membrane and reach to the central nervous system. अगर किसी ने मेरे को यहाँ टच किया और मेरे को वो टच फील हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि द पर्सन हु टचेस हेयर जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण मैकेनिकल स्टिमुलाई दिया एक पर्सन, जिसके कारण क्या हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और वो एक्शन पोटेंशियल ओवर द मेम्ब्रेन मूव करते हुए कहाँ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके कारण मेरे को वो टच फील हुआ. तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसके कारण हम मैकेनिकल स्टिमुलाई ट्रेवल किया कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उस मैकेनिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हम लोग एक रिस्पॉन्स होती है. इसी को हम लोग आज जानेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और वो एक एक्साइटेबल सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैसे पहुंचता है. सपोज ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. यहाँ पे आपका सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स. ये है आपका सेल बॉडी, और वी कैन से बेसल गैंग्लियन. तो सेंसरी न्यूरॉन्स के दो एंडिंग होंगे, दैट इज वन इज पेरिफेरल एंड वन इज सेंट्रल. तो सपोज ये सेंट्रल पेरिफेरल है और ये आपका पेरिफेरल रीजन है. ये पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल हो गया, और ये आपका सेंट्रल हो गया. तो सपोज यहाँ पे द पर्सन टचेस गिव्स अ मैकेनिकल स्टिमुलाई हेयर. सपोज ये कोई इंसान है या फिर कोई चीज़ एक मैकेनिकल स्टिमुलाई दिया, ये मतलब सपोज ये मेरा फिंगर है और इस फिंगर पे किसी ने टच किया, तो ये टच कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और वो एक्शन पोटेंशियल ऑल ओवर द सेंसरी न्यूरॉन्स मूव करते करते सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा. तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो टच कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जिसके कारण वो जो सिग्नल है या फिर मैसेज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा. तो नॉर्मली सेल क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है. तो नॉर्मली कंडीशन पे ये क्या, रेस्टिंग कंडीशंस पे है. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो जब सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन पे रहता है, इसका मतलब क्या है कि द सेल इज परमिएबल टू पोटेशियम आयन बट नियरली इम्परमिएबल टू किसके होता है, दैट इज सोडियम आयन. मतलब सेल जब रेस्टिंग कंडीशंस पे होता है तो वो परमिएबल होता है किसके, सोडियम आयन पोटेशियम आयन के, लेकिन इम्परमिएबल होते हैं किसके, दैट इज सोडियम आयन के. तो सपोज यहाँ पे आपका एक सोडियम पोटेशियम पंप है, दैट इज ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप. ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है ना, 3 सोडियम सेल के बाहर इफ्लक्स करता है, दैट इज 3 सोडियम आयन सेल के बाहर और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर. तो जब भी कोई सेल रेस्टिंग कंडीशंस में रहता है तो ये चीज़ होता है कि सेल के अंदर जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड द मेम्ब्रेन. मतलब आउटसाइड द मेम्ब्रेन सेल पॉजिटिव कंडीशंस में रहेगा इन केस ऑफ रेस्टिंग कंडीशन, लेकिन इनसाइड द सेल रेस्टिंग कंडीशन में दैट इज नेगेटिव रहेगा. तो सपोज ये सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आपका -70 मिलीवोल्ट. We can take the range between -70 to -90. Suppose we took
रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन इज -70 मिलीवोल्ट। तो क्या होता है ना कि सेल के जो सेल होता है उसके जस्ट नियर में देर इज पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं। यहाँ पे पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं। ये क्या है आपके पोटेशियम लीकी चैनल्स। ये पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली पोटेशियम आयन को डिफ्यूज आउट करते फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका, दैट इज पोटेशियम लीकी चैनल। ये पोटेशियम लीकी चैनल क्या करते हैं ना, कंटिन्यूसली जो सेल के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पोटेशियम का डिफ्यूजन करते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब कब तक डिफ्यूज करेंगे, तब तक जबकि कि ये जो पोटेशियम आयन है अपना इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, दैट इज पोटेशियम का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो तब तक अटेन ना कर ले, ये पोटेशियम आयन का डिफ्यूजन आउट होते रहेगा सेल से थ्रू द पोटेशियम लीकी चैनल्स। लेकिन एट नॉर्मल कंडीशंस में, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है आपका परमिएबल टू किसका होता है, दैट इज पोटेशियम आयन, लेकिन नियरली इम्परमिएबल होते किसका, दैट इज सोडियम आयन। लेकिन 100% ये इम्परमिएबल नहीं होता है सोडियम आयन, जिसके कारण क्या होता है ना कि लिटिल बिट या माइनस सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है इनसाइड द सेल। ये क्या होता है ना कि ड्यू टू ये लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उस सेल का नियरली किसके आसपास होता है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम आयन। सपोज ये आपका ग्राफ है और ये आपका पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है और ये आपका हो गया सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन, दैट इज RMP, और वो कितना है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। और ये होता है आपका दैट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अभी डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है। और ये हो गया आपका 0 और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल सपोज -60 मिलीवोल्ट है। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या है कि जो सेल का जो रेस्टिंग कंडीशन है दैट इज -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन पोटेशियम आयन का क्या होता है ना, कंटिन्यूसली डिफ्यूजिंग आउट होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड से आउटसाइड, थ्रू व्हाट, थ्रू पोटेशियम आयन लीकी चैनल। और ये पोटेशियम आयन लीकी चैनल, जो पोटेशियम लीकी चैनल है, ये तब तक पोटेशियम आयन को डिफ्यूज आउट करते रहेंगे जब तक कि जो पोटेशियम आयन है वो सेल में इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अटेन ना कर ले। सपोज ये पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल दैट इज -85 मिलीवोल्ट है। तो ये कब तक डिफ्यूज आउट करेंगे, जब तक कि सेल अटेन ना कर ले, दैट इज -85 मिलीवोल्ट। लेकिन एट नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में सेल क्या होता है, दैट इज परमिएबल टू होते किसके, दैट इज पोटेशियम आयन के, लेकिन नियरली इम्परमिएबल होते हैं दैट इज सोडियम आयन के। लेकिन ये पोटेशियम आयन डिफ्यूज हो रहा है मतलब सेल को और नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी कम हो रहा है। लेकिन 100% इम्परमिएबल सोडियम आयन का ना होने के कारण लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है सेल के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नियरली किसके होते हैं, दैट इज पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के, जो कि -70 मिलीवोल्ट हम लोग लिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मेरे को यहाँ पे समवन गिव्स अ मैकेनिकल स्टिमुलाई हेयर। सपोज किसी ने मैकेनिकल स्टिमुलाई यहाँ पे दिया, तो मैकेनिकल स्टिमुलाई के कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होते हैं। ये क्या है, ये सारे हैं आपके टच सेंसिटिव, दैट इज टच सेंसिटिव सोडियम चैनल। तो जैसे कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलाई पड़ता है या टच पड़ता है, तो टच के कारण क्या होता है कि ये जो सोडियम आयन चैनल है, जो टच सेंसिटिव सोडियम चैनल है, ये वो आपका कैल्शियम चैनल भी हो सकता है और सोडियम चैनल भी हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे सोडियम को लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे कोई टच किया तो ये जो सोडियम चैनल है, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल, इसमें डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, मतलब उसके शेप में इरेगुलरिटीज आ जाते हैं, जिसके कारण सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है, दैट इज सोडियम आयन का सेल से बाहर से अंदर इनफ्लक्स होता है। तो सोडियम आयन का इनफ्लक्स मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, सेल पॉजिटिविटी की ओर बढ़ा। तो लेकिन ये जो टच होता है, सपोज ये एकदम लिटिल लाइटली टच था, तो लाइटली टच के कारण ये जो आपका टच सेंसिटिव सोडियम चैनल है, जिसके कारण लिटिल अमाउंट ऑफ
सोडियम आयन का इनफ्लक्स हुआ इनसाइड द सेल, तो जैसे ये सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को और पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा। सपोज यहाँ पे टच हुआ, ये टच कहाँ जाएगा, दैट इज ये आपको पहले पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को लेके जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जैसे आया तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने के कारण क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये सेल को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे राइज होगा। लेकिन ये टच का जो स्टिमुलाई था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि और भी ज्यादा सोडियम आयन को इन्फ्लक्स कर सके, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। तो क्या होता है ना कि हल्का सा सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने के कारण जितना सोडियम आयन इन्फ्लक्स हुआ उतना ही पोटेशियम आयन लीकी चैनल से फिर आपका बाहर चले गए, मतलब सेल फिर से क्या आ गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस में आ गया। तो ये जो स्टिमुलाई था ये फिर से ये आपका जो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल चेंजेस, इसको ड्रैग नहीं कर पाया कहां तक, अप टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, और ये फिर से डाई आउट हो गया, दैट इज ये फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस पे आ गया। सपोज सेकंड टाइम टच थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, मतलब कि जो सेकंड टाइम मैकेनिकल स्टिमुलाई है वो थोड़ा पहले से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा ना, तो टच अगर थोड़ा ज्यादा है तो ये सोडियम आयन को फिर इन्फ्लक्स करेगा, लेकिन ये टच में भी उतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं था कि और ज्यादा सोडियम आयन को इन्फ्लक्स कर सके, लेकिन जिसके कारण क्या हुआ ना कि जितना सोडियम आयन इंटर किया उतना ही सोडियम आयन पोटेशियम आयन बाहर चला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि सेल फिर से आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में आ गया। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट भी क्या हुआ कि सेल फिर से जो एक्शन पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियल जनरेट हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, वो फिर से डाई आउट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है और फिर डाई आउट हो जा रहा है, इसको हम लोग एक टर्म नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल पोटेंशियल। दैट इज ये डिफरेंस है एक्शन पोटेंशियल से, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, एक्शन पोटेंशियल नहीं है, तो ये क्या है, लोकल पोटेंशियल। और ये जो सेल का मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है, मतलब सॉरी परमेबिलिटी बोल रहा हूँ मैं, जो सेल का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वहां तक ये पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रैग नहीं कर पाया, तो जिसके कारण ये फिर से डाई आउट हो गया और सेल रेस्टिंग कंडीशंस में आ गया। तो इसीलिए इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, दैट इज सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और एक यहाँ पे चैनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक चैनल होता है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और एक होता है आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ये आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। दो बार टच हुआ, माइनर टच हुआ, होता है ना कभी कभी कि हल्का सा कोई टच किया लेकिन वो टच फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि वो एक्शन पोटेंशियल में नहीं कन्वर्ट होता है, वो लोकल पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण वो फिर जो आपका सिग्नल है उसको ड्रैग नहीं कर पाता है अप टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डाई आउट हो जाता है, जिसके कारण फिर सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस में आ जाता है। तो दोनों कंडीशंस में हमने देखा कि लोकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है लेकिन वो ड्रैग नहीं कर पा रहा है कहाँ, पोटेंशियल चेंजेस को अप टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सपोज थर्ड टाइम जो स्टिमुलाई पड़ा, थर्ड टाइम जो स्टिमुलाई था उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ ना, लॉट्स ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ इनसाइड द सेल थ्रू टच सेंसिटिव सोडियम चैनल। तो बहुत सारे सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स होने के कारण क्या हुआ ना कि ये वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, और जिसके कारण एक्सप्लोसिव अमाउंट में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है इनसाइड द सेल। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल में क्या होता है ना, एक एक्टिवेशन गेट होता है और एक आपका इनएक्टिवेशन गेट होता है। ये आपका एक्टिवेशन गेट और ये आपका इनएक्टिवेशन गेट। ये इनएक्टिवेशन गेट और ये क्या है आपका, ये है आपका एक्टिवेशन गेट। तो जैसे टच का स्टिमुलाई जो है टच का वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है ना कि टच सेंसिटिव सोडियम चैनल क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव अमाउंट में सोडियम आयन का इनफ्लक्स करते हैं इनसाइड द सेल, जिसके कारण क्या होता है ना कि जो वोल्टेज गेटेड, तो बहुत सारे सोडियम आयन मतलब क्या पोटेंशियल का डिफरेंसेस चेंजेस आया सेल के अंदर, तो जिसके कारण क्या हुआ, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो जनरल केस में क्या रहता है ना, एक्टिवेशन गेट उसका क्लोज रहता है
और इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है। तो जैसे सेल पॉजिटिविटी की और बढ़ा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ टच सेंसिटिव सेल लार्ज स्ट्रॉन्ग स्टिमुला के कारण, तो ये एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है और इनएक्टिवेशन गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है। जैसे कि ये आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये आपका इनएक्टिवेशन गेट एक्टिवेशन गेट था, ये धीरे धीरे क्लोज होने लगता है, और ये जो आपका इनएक्टिवेशन गेट था ये धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। लेकिन ये क्लोज होने का स्पीड जो होता है और ये ओपन होने का स्पीड जो है, तो ओपन होने का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू क्लोज होने के कारण। तो जैसे ही ये सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, ये एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होने लगता है। लेकिन जो क्लोजिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंपेरिजन टू ओपनिंग का वो ज़्यादा है, जिसके कारण एक्सप्लोसिव अमाउंट में सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है। इट इज यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, ये गेट आपका ओपन हो गया, धीरे धीरे ओपन होने लगा, और ये गेट धीरे धीरे क्लोज होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल से लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगा इनसाइड द सेल। और ये इन्फ्लक्स क्या किया ना, सेल को सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ये क्या किया, सोडियम आयन क्या करेगा, आपका सेल का जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, दैट इज जो रेस्टिंग कंडीशन में -70 मिलीवोल्ट है, वो इसको खींच के कहाँ ले जाएगा, सोडियम अप टू इट्स इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो सपोज +60 पे सोडियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, तो ये सोडियम आयन का सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को कहाँ से कहाँ ड्रैग करके ले जाएगा, दैट इज सोडियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। जब तक कि सेल सोडियम आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अटेन ना कर ले, तब तक ये इस चीज को ड्रैग करके ले जाएगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ ना, आपका स्टिमुला स्ट्रॉन्ग पड़ा, तो स्टिमुला स्ट्रॉन्ग पड़ने के कारण क्या हुआ, ये टच कर जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जैसे ही वो रीच करेगा, ड्यू टू टच सेंसिटिव सोडियम चैनल, क्योंकि जो स्टिमुला है उसका स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दैट इज बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ, ड्रैग करके ले जाएगा इस ग्राफ को कहाँ तक, दैट इज सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जब तक अटेन ना कर ले सेल। लेकिन जैसे वो सोडियम आयन अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अटेंड कराने के लिए लेके जाएगा सेल को, तो इन बिटवीन सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और पॉजिटिविटी के बीच क्या होगा ना, कि ये इतना दूर नहीं ले जा, जब तक ये रास्ते में, जब तक कि ये ड्रैग करके इसको ले जाए सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक, क्या होगा, इन बिटवीन द वे यहाँ पे वोल्टेज गेटेड जो आपका पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को ओपन हो जाने से कारण क्या होगा ना, कि लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स होगा, दैट इज फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल। तो सपोज ये ड्रैग करके ले जा रहा था कौन, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्यों, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, तो ये ग्राफ को ड्रैग करके ले जाएगा कहाँ, दैट इज अप टू द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम। लेकिन रास्ते में क्या होगा कि ये जो टच वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये ओपन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का क्या बोलते हैं आपका इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, जिसके कारण क्या होगा ना, कि सेल का पॉजिटिविटी अब कम होने लगा। सोडियम आयन क्या कर रहा था, उसके पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा था, सेल को मोर पॉजिटिव की ओर लेके जा रहा था। लेकिन जैसे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, वो क्या किया ना, आपका पॉजिटिव आयन का सेल से इफ्लक्स कराया, तो क्या होगा, सेल का पॉजिटिविटी रिड्यूस होगा। तो ये क्या करेगा ना, फिर से ये पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, इसको ड्रैग करके फिर से सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस पे लेके आएगा। लेकिन रास्ते में क्या होगा कि जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन ये जो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, ये कब तक इफ्लक्स होगा, जब तक कि सेल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम को अटेंड ना कर ले। तो ये उसको ड्रैग करके ले जाएगा कहाँ, लेकिन ये जो गेट है ये खुलता तो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये जो गेट है जैसे खुला, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हुआ इनसाइड द सेल टू आउटसाइड से, लेकिन इसको बंद होने में टाइम लगता है, जिसके कारण ये क्या होगा, ये जो सेल का नेगेटिविटी है इसको ड्रैग करके -70 मिलीवोल्ट पे आके नहीं रुकता है, क्योंकि गेट को क्लोजिंग होने में टाइम लगता है। तो ये इसको खींच के ले जाएगा नीचे, दैट इज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तक, और फिर ये धीरे धीरे थ्रू पोटेशियम लीकेज चैनल ये फिर से सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशंस पे लेके आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में ये क्या था, दैट इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इनिशियल में क्या था, दैट इज इसका एक्टिवेशन गेट क्लोज था और इनएक्टिवेशन गेट ओपन था।
सेकेंडली क्या हुआ, जैसे टच का स्टिमुला ज़्यादा पड़ा तो ये एक्टिवेशन गेट खुलने लगा और इनएक्टिवेशन गेट धीरे धीरे क्लोज होने लगा, मतलब ये सेकेंड फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ, एक्टिवेशन गेट पूरा खुल गया और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया। और फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि ये फिर से इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, दैट इज एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा और इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा। तो रेस्टिंग कंडीशंस में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये रेस्टिंग कंडीशन पे है सेल, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है उसका एक्टिवेशन गेट क्लोज रहेगा और इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहेगा। लेकिन सेल जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचता है और वो खींच के ड्रैग करके ले जाएगा एक्शन पोटेंशियल को कहा, जैसे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक सोडियम तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, आपका जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था ये ओपन हो रहा था और ये जो आपका इनएक्टिवेशन गेट था ये धीरे धीरे क्लोज हो रहा था। इस पॉइंट पे क्या हो रहा था ना, आपकी ये जो आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है इसका एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया था और इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया था। और यहाँ पे सेकंड चीज क्या हुआ था, सेकंड चीज ये हो गया था कि वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल था, दैट इज पोटेशियम चैनल, ये आपका सोडियम ये ओपन हो गया था, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ था। तो ये एक्टिवेशन गेट सोडियम आयन का क्या हुआ, क्लोज हो गया था, अब सोडियम आयन इंटर नहीं कर सकता। और दूसरा चीज क्या हुआ, दैट इज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गया, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ इनसाइड द सेल। तो ये फिर इसका जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था इसको नीचे के लेके आ गया। तो फिर से नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस पे क्या होगा, फिर से सेल ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, फिर से इसमें जो एक्टिवेशन गेट था वो क्लोज हो जाएगा और इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा। तो ये पहला स्टेज था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अभी तक हमने पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ये एक्शन पोटेंशियल, ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ ये सारे का कारण, वो एक्शन पोटेंशियल ये मूव कैसे हुआ अप टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सपोज क्या होता है ना कि ये आपका पैच नंबर 1 है, ये पैच नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सपोज ये 5 है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो सारे एक्टिविटीज हुए पैच नंबर 1 में एक सेल में हुआ, ये क्या किया ना, इससे कारण जो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये सोडियम आयन क्या करता है, नियर बाय सेल्स में जाते हैं और उसका जो एक्टिवेशन गेट है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का उसको ओपन कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भी क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ। फिर यही पाथवे को बगल वाला भी सेल फॉलो करता है, फिर इसका जो सोडियम आयन है वो क्या करेगा, तीसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर चौथे को, फिर ऐसे करते करते सेल टू सेल मूव करते करते ये जो सिग्नल है वो पहुंच जाएगा दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसीलिए इसको हम लोग सिग्नल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जो कि फॉलो अप करते हैं किसके, दैट इज बाय एक्साइटेबल सेल्स। एंड व्हाट आर एक्साइटेबल सेल्स, दैट इज मसल सेल्स एंड न्यूरोनल सेल्स, न्यूरोनल सेल्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे दो टर्म आता है, इसको समझते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इसको हम लोग बोले एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जो ये जो आपका सेल क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, दैट इज डीपोलराइजेशन, मतलब कि मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हुआ और ये सेल फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आने लगा, इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन किसके वजह से हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ आपका ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, लेकिन जो आपका रीपोलराइजेशन हुआ वो क्यों हुआ, ड्यू टू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगर कोई ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से सेल पॉजिटिविटी को बढ़े, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोपोलराइजेशन, दैट इज हाइपोपोलराइजेशन। और सेल अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से और
दैट इज सेल और नेगेटिविटी की ओर बढ़े तो इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज हाइपर पोलराइजेशन, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि एक डीपोलराइजेशन वेव है और एक रीपोलराइजेशन वेव है। मतलब कि डीपोलराइजेशन वेव इज फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। सपोज ये एक न्यूरॉन है आपका और न्यूरॉन के सेंटर पे मैंने एक स्टिमुलाई दिया, टच किया, तो इससे क्या हुआ कि एक डीपोलराइजेशन वेव जनरेट हुआ, दोनों तरफ एक डीपोलराइजेशन वेव जनरेट हुआ। लेकिन डीपोलराइजेशन वेव जैसे जैसे जनरेट हुआ उसको फॉलो करते कौन गया है, दैट इज रीपोलराइजेशन वेव। मतलब डीपोलराइजेशन फर्स्ट जनरेट हुआ, फिर उसको फॉलो करते कौन गया, रीपोलराइजेशन वेव। मतलब डीपोलराइजेशन वेव इज फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन वेव। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, ये जो वेव जनरेट हुआ, ये इस वेव में जो इसका एम्पलीट्यूड रहता है वो सारे में सेम रहेगा। भले उसका फ्रीक्वेंसी चेंजेस आ सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस आ सकता है मीन्स कि अगर कोई पर्सन आपको टच किया लेकिन वो टच अगर लिटिल हल्का टच है तो वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। सपोज बहुत जोर से कोई टच किया, दैट इज कोई हार्ड मैकेनिकल स्टिमुलाई दिया, उसके कारण भी एक मैकेनिकल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन दोनों का जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों में सेम होगा। बस डिफरेंस कहाँ आ जाएगा कि जो हल्का सा टच हुआ उसका जो फ्रीक्वेंसी है ट्रेवल करने का वो कम होगा, और जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई के साथ टच किया गया उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। मतलब कि एक्शन पोटेंशियल में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, टच चाहे वो जो मैकेनिकल स्टिमुलाई है वो उसका स्ट्रेंथ चाहे हल्का हो चाहे ज्यादा हो, दोनों में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो डिफर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो अगर स्मॉल स्ट्रेंथ का स्टिमुलाई पड़ा तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम होगा, और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई से पड़ा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि सपोज कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई टच किया तो उससे छोटा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कोई फिर ज्यादा जोर से टच किया उससे बड़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। दोनों केस में एक्शन पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, बस उसका डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा आपका फ्रीक्वेंसी में। अब हम लोग समझते हैं दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। मेरे घर में जैसे कि 4 नौकर है, चारों नौकर क्या करते हैं, जब सुबह घर से आते हैं तो दोनों उन लोग में सपोज उन लोग का वर्क सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक है, तो सुबह 6 से 9 बजे तक का जो काम होता है उस समय ये लोग बहुत एक्टिविटी फुर्ती के साथ काम करते हैं। लेकिन उस समय अगर आप उसको कोई अदर इंस्ट्रक्शंस दो तो वो काम नहीं करते, बस अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते जाते हैं। आफ्टर सडन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जब 9 बज जाता है, 9 से क्या होता है कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं, उस समय ये कोई काम नहीं करेंगे, ना कुछ सुनेंगे ना काम करेंगे। लेकिन उसको अगर डांटो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो कि काम क्यों नहीं कर रहे, तो फिर सडनली एक्टिव हो जाते हैं, ये फिर एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये जो सुबह 6 से 9 आया, इस समय ये अपना जो काम सोच के पूरा एनर्जेटिकली से काम करेंगे, लेकिन उस समय आप अगर कोई भी तरह के इंस्ट्रक्शंस दो तो वो उस काम को परफॉर्म नहीं करेंगे। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होता है कि रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, उस समय वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आप उसको चिल्लाओ, बोलो, डांटो तो वो फिर काम करना शुरू कर देते हैं। सेम चीज होता है आपका एक्शन पोटेंशियल के साथ। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि ये यहाँ से जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, सेल ऑलरेडी एक एक्शन में है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल जनरेट है। तो इस समय पे अगर आप फर्दर फिर से कोई स्टिमुलाई, सपोज यहाँ पे एक आप स्टिमुलाई दिए जिसके कारण ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसके दौरान फिर से आप अगर कोई टच दोगे तो ये सेल उस टच को इग्नोर कर देगा। मतलब वो सेल फिर वो टच फिर आपका किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि इस कंडीशन पे सेल को अगर आप कितना भी स्टिमुलाई दो, ये एक ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक टच के कारण अगर मान लीजिए आपका ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, लेकिन क्विकली आप तुरंत एक दूसरा टच दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब इस कंडीशन में सेल तो एक्शन में है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप कितना भी जोर लगा दो, कितना भी चिल्ला दो, इस सिचुएशन पे वो काम नहीं करेगा। मतलब इस सिचुएशन पे फिर वो किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर सेकंड होता है कि जब सेल फिर से सेल जो वोल्टेज ग्रेडेड पोटेशियम चैनल था
वो सेल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन से और नीचे की ओर लेके जाता है, दैट इज अप टू पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को क्लोज होने में टाइम लगता है, फिर फर्दर लेटर क्या होता है, फिर से सेल रेस्टिंग कंडीशंस में आ जाता है। तो इस दौरान भी जो है आपका जो सेल है ये किसी भी तरह का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। वही चीज हो गया कि सुबह नौकर आया, काम किया, ये से इस टाइम के बीच जो भी काम करना था कर लिया, लेकिन आप इस समय कुछ और काम दो तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन आफ्टर सडन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करते हैं, डल जैसा बैठ जाते हैं, वो कुछ करते नहीं है आप। लेकिन अगर फर्दर आप उस पर जोर दोगे, उस पर चिल्लाओगे, उसको डांटोगे, तो सडन वो फिर काम करने लग जाता है। तो सेम चीज होता है एक्शन पोटेंशियल में भी। तो यहां से यहां तक ये तो कोई भी तरह का इंस्ट्रक्शन आपसे नहीं लेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, सेल रेस्टिंग में है, लेकिन रेस्टिंग में होने के कारण क्या होगा कि नॉर्मल टच से यहाँ कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर टच का स्टिमुलाई का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है अगर उसको हम लोग बढ़ा दे तो यहाँ पे भी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। तो ये जो आपका फोर्सफुली हम लोग टच के कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब कि सेल उस समय कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा, चाहे कितना भी आप उस पर जोर लगाओ, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई दोगे, वो सेल ऑलरेडी एक्शन में है, इस कारण वो फिर से किसी सेकंड एक्शन में नहीं आ सकते, मतलब सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या हो रहा है कि सेल रेस्टिंग में है, रेस्टिंग में होने जा रहा है, लेकिन अगर उस समय वो कोई नॉर्मल टच से वो कोई स्टिमुलाई कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको फोर्सफुली स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई के साथ टच दो तो मे भी यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। यही सेम चीज जनरेट होता है, दैट इज पैच नंबर 1। सपोज ये एक शेल है, ये सारा एक्टिविटी आपका एक शेल में हो, फिर यही सोडियम आयन क्या करता है दूसरे सेल पे, तीसरे सेल पे, और इसी तरह के सेल टू सेल टू सेल सेल ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और हमें वो टच फील होता है। तो ये था आपका एक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका नॉर्मल जो कुछ न्यूरोनल सेल्स होते हैं जो कि माइलिनेटेड सेल्स होते हैं, माइलिनेटेड सेल्स में जो आपका ये जो ट्रांसमिशन होता है एक्शन पोटेंशियल का वो कैसे होता है, वहाँ पे कैसे नोट्स ऑफ रेनवियर से एक्शन पोटेंशियल जंप करते हुए जाता है, दैट इज सल्टेटरी मूवमेंट शो करता है इन माइलिनेटेड नर्व्स में। तो वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।